आप सभी को नमस्कार। और आज हम वापस आने वाले हैं हमारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की नई दुनिया में। आज हम आप सबसे एक सवाल पूछ के इस वीडियो को स्टार्ट करेंगे कि जब भी मैं आपसे कोई सवाल पूछता हूँ या कोई भी जना आपसे कोई सवाल पूछता है तो आप किस ऑर्गन का इस्तेमाल करते हो उस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए। इसका जवाब एक किंडरगार्टन के बच्चे तक को पता होगा कि हम अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हैं किसी चीज़ का भी जवाब ढूंढने के लिए। वैसे ही कंप्यूटर में एक टर्म होता है आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क, जो बिल्कुल सिमुलेशन होता है इंसानों के दिमाग के न्यूरॉन्स का। तो आज हम, जैसा कि आपसे वादा किया गया था, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क की दुनिया में जाएंगे, उसको आप सभी के सामने डिकोड कर देंगे और आखिरी तक आते आते आप एकदम नई दुनिया से परिचित हो जाओगे, जिससे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एपिसोड 2 हम समाप्त कर देंगे। चलिए चलते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया के अंदर, जहां हर चीज इतनी इंटरेस्टिंग है जिसको जानने में बहुत मजा आता है। चलिए चलते हैं। आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क, इस टर्म को तोड़ते ही और इस टर्म को समझते ही हमें इस पूरे कंसेप्ट का सार यानी समरी मिल जाएगी। आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क, जिसमें से हमने आर्टिफिशियल और न्यूरल नेटवर्क अलग कर दिया। आर्टिफिशियल कोई भी ऐसी चीज जो इंसानों द्वारा रचित है यानी बनाई गई है, और न्यूरल नेटवर्क एक न्यूरॉन्स का नेटवर्क को न्यूरल नेटवर्क कहते हैं। जैसे इंसानों के शरीर में न्यूरॉन्स होते हैं जो ब्रेन तक इंफॉर्मेशन लेके जाते हैं, जिसकी हम आगे बात करेंगे। वैसे ही एक ऐसा न्यूरल नेटवर्क जो इंसानों द्वारा बनाया गया है, उसको हम ANN यानी आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क कहते हैं। आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क में बहुत सारे न्यूरॉन्स होते हैं जिनको एक लेयर्स में अरेंज करा है, जिनको एक साथ इकट्ठा करके हमने टर्म दे दिया आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क का। इसके अंदर आर्टिफिशियल न्यूरॉन्स होते हैं, जैसा कि मैंने कहा, और इनका नाम हमने यूनिट्स दे रखा है। एक लेयर में 1 डजन या 1 मिलियन ऑफ यूनिट्स यानी न्यूरॉन्स हो सकते हैं, पर वो डिपेंड करता है आपका मॉडल कितना कॉम्प्लेक्स है। और याद रखना, एपिसोड 3 में हम AI मॉडल्स के बारे में बात करेंगे, AI प्रोजेक्ट साइकिल के बारे में बात करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत मज़ेदार चीज़ है, मज़ा आ जाएगा। तो आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क की एक लेयर में, क्योंकि आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स में बहुत सारी लेयर होती है, और अभी के लिए हम इसे ANN कहेंगे, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क को, बार बार अच्छा नहीं लगेगा। तो एक लेयर में 1 डजन यूनिट्स हो सकते हैं या 1 मिलियन यूनिट्स हो सकते हैं। वो डिपेंड करेगा कि आपका मॉडल यानी आपका AI प्रोजेक्ट कितना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। उसके बाद आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क की लेयर्स क्या क्या है। एक इनपुट लेयर है, हिडन लेयर है और आउटपुट लेयर है। नाम से ही मुझे लगता है क्लियर हो जाती है चीज़ें, लेकिन फिर से बता दो। एक इनपुट लेयर, इनपुट लेयर जैसे हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, हमें कंप्यूटर को इनपुट देना पड़ता है जिस बिहा पर वो आउटपुट देता है। तो हम ANN को इनपुट खिलाते हैं, वो हिडन लेयर में जाके उसकी कंप्यूटेशंस करता है, सॉल्यूशंस, कुछ मैथमेटिकल काम करता है, और आउटपुट लेयर से वो आउटपुट हमें प्रोड्यूस करके दे देता है। इनपुट लेयर, उसे बाहर की दुनिया से डेटा मिलता है, वो न्यूरल नेटवर्क को इस चीज़ को एनालाइज करवाती है। वो न्यूरल नेटवर्क इसके बारे में एनालिसिस करता है और इससे सीखता है। जो ये डेटा है फिर 1 या मल्टीपल हिडन लेयर से पास करवाई जाती है, ताकि इस इनपुट को एक ऐसे डेटा में कन्वर्ट कर दिया जाए जो कि आउटपुट लेयर समझ सके और उसके लिए कीमती हो, वैल्यूएबल हो। और जब ये डेटा वैल्यूएबल डेटा में कन्वर्ट हो जाता है तो आउटपुट लेयर इस डेटा को, जो उसके लिए वैल्यूएबल था, उसको समझकर हमें आउटपुट प्रोवाइड कर देती है। ज़्यादातर न्यूरल नेटवर्क्स में जो ये यूनिट्स होती हैं, ये एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होती हैं, और इन यूनिट्स में वेट होता है जो उनका इन्फ्लुएंस, एक यूनिट का दूसरी यूनिट पर इन्फ्लुएंस यानी प्रभाव डिटरमाइन करता है। जैसे जैसे एक यूनिट से दूसरी यूनिट पे डेटा ट्रांसफ़र होता है, एक लेयर से दूसरी लेयर में डेटा ट्रांसफ़र होता है, जो न्यूरल नेटवर्क है, जो न्यूरॉन है, आर्टिफिशियल न्यूरॉन है, वो ज़्यादा से ज़्यादा डेटा के बारे में समझने लगता है, जिससे आखिरकार एक आउटपुट निकलता है आउटपुट लेयर से। अब हमें ये बात बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जितना ज़्यादा भारी डेटा होगा, कॉम्प्लेक्स डेटा होगा, उतना ज़्यादा ही कॉम्प्लेक्स यानी ज़्यादा लेयर वाला, ज़्यादा न्यूरॉन, ज़्यादा यूनिट्स वाला हमें न्यूरल नेटवर्क चाहिए होगा। अब और इंटरेस्टिंग बात पर आते हैं, आर्टिफिशियल न्यूरॉन और बायोलॉजिकल न्यूरॉन्स में फ़र्क क्या है।
फर्क है, लेकिन सिमिलैरिटीज बहुत सारी मिलेंगी, क्योंकि आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क देखा जाए तो हमारे न्यूरॉन्स का ही एक सिम्युलेशन है, उसी को कंसिडर करके इस चीज को बनाया गया है। तो ANN के स्ट्रक्चर में क्या सिमिलैरिटी है या डिसिमिलैरिटी है हमारे स्ट्रक्चर से, हमारे न्यूरॉन्स के स्ट्रक्चर से, तो ANN जो होता है उसके अंदर बिल्कुल स्ट्रक्चर इस केस में सिमिलर है हमारे न्यूरॉन्स से। कैसे? जैसे कि हमारे न्यूरॉन्स होते हैं, आप सभी के सामने स्क्रीन पर फोटो आ रही होगी, तो हमारे पास स्टार्टिंग में डेंड्राइट लेयर होती है, फिर सेल बॉडी होती है जिसे हम साइटन कहते हैं, सोमा कहते हैं, और फिर एक्सॉन होता है, एक्सोनल टर्मिनल होता है, साइनैप्स होता है, और वो पूरी कहानी होती है। डेंड्राइट सिग्नल्स को रिसीव करता है इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में, उसके बाद जो एक्सॉन होता है उनको आगे पहुंचाता है, और आगे एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन हमारे सिग्नल्स चलते रहते हैं, यानी पास ऑन होते रहते हैं। अगर मैं बात करूं हमारे ANN की, ANN को आउटपुट डायरेक्ट प्रोड्यूस करना है, तो ANN क्या करता है, उसमें इनपुट नोड जो होती है वो बाहर से डेटा लेता है, वो हिडन लेयर को पास करता है, हिडन लेयर उसका कंप्यूटेटेड सम निकाल देती है, मैथमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करती है उसके अंदर। उसके बाद जो डेटा, वैल्यूएबल डेटा हिडन लेयर ने बनाया है, वो जाता है आउटपुट लेयर के पास, ताकि आउटपुट लेयर एक आउटपुट रिलीज कर सके। देखा जाए तो फर्क क्या हुआ, वहां पे हमारे पास डेंड्राइट्स थे, यहाँ पे हमारे पास इनपुट्स हैं। वहां पे हमारे पास सेल न्यूक्लियस या सोमा था, यहाँ पे हमारे पास नोड्स हैं। वहां पे हमारे पास साइनैप्स था, यहाँ पे हमारे पास वेट है। वहां पे हमारे पास एक्सॉन था, यहाँ पे हमारे पास आउटपुट है। दूसरा डिफरेंस अगर हम जानें जिसकी हम बात करेंगे, वो है साइनैप्सिस के बेस में। जिन्होंने 10th तक साइंस पढ़ी है अभी तक, जो 10th क्लास में है या 10th पास कर चुके हैं, तो उन्हें पता होगा कि साइनैप्स क्या होता है। एक न्यूरॉन और दूसरे न्यूरॉन के बीच की स्पेस को साइनैप्स कहते हैं, और वो बहुत माइन्यूट स्पेस होती है, लेकिन स्पेस होती है, और एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से इंटरकनेक्टेड नहीं होता, यानी बीच में उनके गैप होता है। साइनैप्सिस को अगर हम बायोलॉजी में कहें तो ये एक लिंक होता है बायोलॉजिकल न्यूरॉन्स के बीच में, जो ट्रांसमिशन करवाता है इम्पल्सेस का। एक डेंड्राइट से सेल बॉडी तक एक न्यूरॉन और दूसरे न्यूरॉन में ट्रांसमिशन चलता है बेसिकली। और ANN के टर्म्स में कहें, यानी आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क के टर्म्स में कहें, तो साइनैप्सिस वेट्स होते हैं जो एक लेयर की नोड्स को दूसरे लेयर की नोड से ज्वाइन करते हैं। इस लिंक, जो ये लिंक है, इसकी स्ट्रेंथ, इसकी ताकत डिटरमाइन होती है कि उसका वेट वैल्यू कितना है। तीसरा जो हम डिफरेंस की बात करेंगे वो होगा लर्निंग प्रोसेस, ये सीखते कैसे हैं। तो बायोलॉजिकल न्यूरॉन्स की बात करें तो लर्निंग सेल बॉडी के न्यूक्लियस के अंदर होती है, जो कि इंपल्सेस को प्रोसेस करता है। जैसा आप सभी को पता होगा कि न्यूक्लियस को सेल का ब्रेन माना जाता है। एक एक्शन पोटेंशियल प्रोड्यूस किया जाता है जो एक्सॉन से ट्रैवल करता है, अगर इंपल्सेस इतनी ताकतवर है कि वो आखिरी तक पहुंच सके। ये तभी हो पाता है जब वो न्यूरॉन जो है वो साइनैप्टिक प्लास्टिसिटी का इस्तेमाल करे। इस फिनोमिना की बात हम किसी और वीडियो में करेंगे, बहुत डिटेल्ड है। अभी हम एक फिनोमिना और बताएंगे, उसकी बात हम इसी वीडियो में करेंगे। जो कि साइनैप्टिक प्लास्टिसिटी क्या करती है, वो रिप्रेजेंट करती है एक साइनैप्स की एबिलिटी कि वो कितना ताकतवर और कितना कमजोर हो रहा है समय के साथ साथ इन रिएक्शन टू द चेंजेस इन देयर एक्टिविटी। जो उनके साथ रिएक्शंस हो रहे हैं, उनके साथ उनमें क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं उनकी एक्टिविटी में, वो बताता है साइनैप्टिक प्लास्टिसिटी। आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क में साइनैप्टिक प्लास्टिसिटी का काम बैक प्रोपोगेशन करता है। ये एक टेक्निक होती है लर्निंग की, जो कि वेट्स को एडजस्ट कर देती है नोड्स के बीच में अकॉर्डिंग टू द एरर या डिफरेंसेस जो प्रेडिक्टेड और एक्चुअल आउटकम्स में आ रहे हैं। प्रेडिक्टेड और एक्चुअल आउटकम्स क्या होते हैं, ये एपिसोड 3 में जब हम प्रोजेक्ट साइकिल की बात जानेंगे, जो बहुत डिटेल्ड होगी, हो सकता है 2 वीडियोस भी लग जाएं, उसमें आपको प्रेडिक्टेड और एक्चुअल आउटकम्स बहुत डिटेल में मैं समझा दूंगा। चौथा डिफरेंस एक्टिवेशन के बेसिस पे, बायोलॉजी के टर्म्स में बात करें, बायोलॉजिकल न्यूरॉन्स के टर्म्स में बात करें, तो एक्टिवेशन फायरिंग रेट होता है न्यूरॉन का, जो तब होता है जब इंपल्सेस इतनी स्ट्रांग हो कि वो थ्रेशोल्ड तक पहुंच सके। ANN के अंदर एक मैथमेटिकल फंक्शन जिसको एक्टिवेशन फंक्शन कहते हैं, वो इनपुट को आउटपुट तक का रास्ता दिखाता है और एक्टिवेशंस एग्जीक्यूट करता है। आपकी स्क्रीन पे 2 फोटोज फिर से आ रही होंगी, एक है बायोलॉजिकल न्यूरॉन की और एक है आर्टिफिशियल न्यूरॉन के एक्टिवेशन। पिछले टॉपिक से भी ज्यादा इंटरेस्टिंग आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क सीखते कैसे हैं। तो ये पर्सनली मेरा फेवरेट टॉपिक है, क्योंकि मुझे डेटा और इन सबसे ज्यादा आपको बताने में मजा आएगा। ANN क्या होता है, उसको एक ट्रेनिंग डेटा सेट की मदद से ट्रेन करा जाता है। मैंने आपको इस चीज के बारे में शायद एपिसोड 1 में बात करी थी कि डेटा सेट 2 प्रकार का होता है, ट्रेनिंग डेटा सेट और टेस्टिंग डेटा सेट।
एआई को बहुत सारा डेटा खिलाना पड़ता है, उसको डेटा मतलब प्यार है डेटा से एकदम, जैसे हमें गुलाब जामुन पसंद होते हैं खाने में, उसे डेटा सेट खाना बहुत पसंद है। जितना ज़्यादा उसे खिलाओगे उसको बीमारी नहीं होगी, वो उतना ज़्यादा इंटेलिजेंट होगा। जैसे उसे बादाम खिला रहे हो आप, वो एग्जाम्पल लेके चलो, जितने ज़्यादा बादाम यानी डेटा खिलाओगे आपका एआई मॉडल उतना ही ज़्यादा स्मार्ट होगा, और जितना ज़्यादा ट्रेनिंग डेटा होगा उतना ही एक्यूरेसी उसकी बढ़ जाएगी, उतना ही वैल्यूएशन करते वक्त आसानी होगी, एक्यूरेसी ज़्यादा आएगी। इन सारे टर्म्स की बात हम एपिसोड 3 में करेंगे। टेस्टिंग डेटा सेट क्या होता है? टेस्टिंग डेटा सेट वो डेटा सेट होता है जब आपने एआई को ट्रेन कर दिया, अब आपको टेस्ट करना है कि वो सही काम कर रहा है या नहीं, तो आप टेस्टिंग डेटा सेट का इस्तेमाल करते हो। तो ANN भी ट्रेनिंग डेटा सेट की मदद से ट्रेन करा जाता है। जैसे मुझे ANN को ऐसे बनाना है कि बेटा तो 1000 इमेजेस तो कैट को रिकॉग्नाइज करके ये बिल्ली है, तो मैं उसे लाख करोड़ों इमेजेस खिलाऊंगा बैठ के बिल्ली की, अलग अलग प्रकार की बिल्ली की, ताकि आखिरी में जाके वो बिल्ली को रिकॉग्नाइज कर सके, कैट को रिकॉग्नाइज कर सके। अब एक बार मैंने उसे इमेजेस खिला दी, उसके बाद उसको हमें टेस्टिंग डेटा से देना पड़ेगा। यानी अब मैं कोई भी रैंडम इमेज उठाऊंगा कैट की, कोई और जो मैंने उसे नहीं दी है, और उसको वो इमेज दिखाऊंगा। अगर वो सही आइडेंटिफाई कर पा रहा है यानी मेरी मेहनत सफल हुई, लेकिन नहीं कर पा रहा तो उसकी एक टेक्निक है जो हम आगे इस्तेमाल करेंगे। ANN को हम ये काम करवा के हम जानते हैं कि वो कितना रियल, कितना एक्यूरेट है, ताकि वो इम्प्लीमेंट हो भी सकता है आगे या नहीं हो सकता। क्योंकि अगर हम कोई मॉडल बना रहे हैं जो बड़ी मार्केट में इम्प्लीमेंट होगा, और अगर वो मॉडल जिस काम के लिए बनाया गया है उस काम में ही परफेक्ट नहीं होगा, तो उस मॉडल को कोई नहीं खरीदेगा मेरे से, और वो मॉडल ठप हो जाएगा एकदम। इसलिए मेरे को उसकी एक्यूरेसी बढ़ानी पड़ेगी। और इसका एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। हमसे ऐप्स वाले डेटा क्यों मांगते हैं? बहुत सारी ऐप्स होती है, उसमें परमिशंस मांगी जाती हैं कि क्या हम आपकी फ़ोटोज़ वीडियोज़ एक्सेस कर सकते हैं, आपकी हिस्ट्री एक्सेस कर सकते हैं कि नहीं। उसका सिंपल सा कारण यही है कि जितना ज़्यादा डेटा वाले, जितना ज़्यादा ऐप वाले डेटा इकट्ठा कर सकते हैं वो करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि मोर द डेटा, मोर द अमाउंट ऑफ डेटा इज़ द रिजल्ट विच वुड बी शोन एट द टाइम ऑफ इवैल्यूएशन। वो ही रिजल्ट प्रेडिक्ट कर देता है। जितना ज़्यादा मैं डेटा दूंगा उतनी एक्यूरेसी एक एआई मॉडल की बढ़ जाएगी। इस केस में भी हम ज़्यादा से ज़्यादा डेटा खिलाते हैं। जो आउटपुट ANN हमें देता है वो हम ह्यूमन प्रोवाइडेड डिस्क्रिप्शन से देखते हैं कि कैट इमेज है या नहीं। यानी मैंने उसे 1000 इमेजेस खिलाई बता के ये कैट है, ये कैट है, ये कैट है, लेकिन आखिरी जो मैंने उसे इमेज दिखाई वो टेस्ट करने के लिए, वो मैं देखूंगा, मैंने उसे दिखाया, उसने बोला नहीं है कैट, लेकिन असली में वो कैट थी। तो इस केसेस में हमारा एआई मॉडल गलत हो गया। तो इस जगह पर हम आइडेंटिफाई करते हैं, इस जगह पर हम यूज करते हैं बैक प्रोपोगेशन को, और ये एक टेक्निकल टर्म है जिसकी अब हम बात करने वाले हैं। बैक प्रोपोगेशन क्या है ये टर्म? फिर से एक नया टेक्निकल टर्म हमने इस वीडियो में इंट्रोड्यूस करा है। तो इसी बात पे लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, कमेंट कर देना, जो करना है कर देना। और अब वापस आते हैं बैक प्रोपोगेशन पर। बैक प्रोपोगेशन एक न्यूरल नेटवर्क का ट्रेनिंग प्रोसेस का एक टेक्निक है जिसमें हम जितना एरर रेट आया है उसको हम एआई को वापस खिला देते हैं बताने के लिए कि उसने गलती करी है, और हम इससे उसकी एक्यूरेसी बढ़ा देते हैं। जैसे उसने आइडेंटिफाई गलत करा कि ये बिल्ली, जैसे बिल्ली वाला एग्जांपल था कि ये बिल्ली नहीं है लेकिन एक्चुअली बिल्ली थी, तो उस केस में हम बहुत चीज़ों पे काम करते हैं, जो कि F1 स्कोर, एक्यूरेसी, प्रिसीजन, रिकॉल। ये 4 शब्द, नई भाषाएं, नए टर्म्स अगली वीडियो में कवर करेंगे, बिकॉज ये एआई प्रोजेक्ट साइकिल में आते हैं और उन चीज़ों को मैं इधर छेड़ना नहीं चाहता बिल्कुल भी, बहुत कन्फ्यूजन हो जाएगी। बेसिकली बैक प्रोपोगेशन एरर रेट जो होता है उसको फीड करवाता है, एआई को वापस भेज देता है कि तूने गलती करी है। जैसे हमारे पास, जैसे मैं हूँ एक मैनेजर किसी कंपनी का, मुझे अब ये एग्जांपल हाइपोथेटिकल है तो प्लीज़ ध्यान रखना, कुछ गलती हो जाए मेरे को बोलने में तो समझ जाना, लेकिन जो बात है प्लीज़ उस पर ज़्यादा ध्यान देना। तो मैंने एक एडिटर खरीदा हुआ है, एक एडिटर मैंने रखा हुआ है अपने यहाँ पर, वो मेरे लिए स्लाइड्स बनाता है, ठीक है। उसने मुझे स्लाइड्स बना के भेजी। अब मुझे उस स्लाइड्स में एरर रखा तो मैंने उसे व्हाट्सएप करके बोला प्लीज़ इसमें से ये एरर ठीक करके मुझे वापस भेजो। तो मैंने उसकी गलती उसको वापस बताई, यानी उसको डेटा, उसकी एरर रेट वापस भेजा, और वो उसने उसको करेक्ट करके अपनी एक्यूरेसी बढ़ा के मुझे वापस दिया। तो मैंने उसको, जो उसने गलती करी थी उसको बताई ताकि वो उसको ठीक करे। यही होता है बैक प्रोपोगेशन। बहुत ज़्यादा लैमेंट लैंग्वेज है, बहुत ज़्यादा सिंपल लैंग्वेज है, ऐसा होता नहीं है, इतना सिंपली प्रोसेस है इसका, बहुत डिटेल जो हम इस वीडियो में नहीं लाएंगे। डिटेल चाहिए तो लाइक कर देना, उसके बारे में हम बात करने में बहुत खुश होंगे, हमें मज़ा आएगा उसके बारे में भी बात करने में। बैक प्रोपोगेशन को इस्तेमाल करने के क्या फ़ायदे हैं?
हम एक चीज़ को तभी इस्तेमाल करते हैं अगर वो हमारे लिए फ़ायदेमंद होती है। अगर मेरे लिए कोई चीज़ फ़ायदेमंद नहीं है तो मैं उस चीज़ का इस्तेमाल क्यों करूँगा। तो इस केसेस में बैक प्रोपोगेशन के एल्गोरिदम को क्यों यूज़ करें हम बाकी एल्गोरिदम्स को छोड़ के, तो इसके काफ़ी सारे फ़ायदे हैं। अभी हम सिर्फ 4 की बात करेंगे। बैक प्रोपोगेशन के लिए कोई भी प्रीवियस नॉलेज नहीं लगती न्यूरल नेटवर्क की, और इसको बहुत ज़्यादा आसानी से इंप्लीमेंट कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपको पिछला ज्ञान नहीं है तो आप आसानी से इंप्लीमेंट कर सकते हो, कोई ज्ञान की ज़रूरत नहीं है इधर। दूसरा, इसे प्रोग्राम करना बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, क्योंकि यहाँ पे कोई इनपुट्स देने के सिवा कोई और पैरामीटर्स नहीं इन्वॉल्व होते। तीसरा, इसको फंक्शंस के फीचर्स जानने की कोई ज़रूरत नहीं होती, जिससे प्रोसेस और तेज़ हो रहा है। और चौथा, ये मॉडल फ्लेक्सिबल होता है क्योंकि इसकी सिंप्लिसिटी काफ़ी ज़्यादा है और ये बहुत सारे सिनेरियोज में एप्लीकेबल है। अब हम सबको पता है कहावत कि हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क वाले सिक्के के दूसरा पहलू है उसकी लिमिटेशंस, यानी उसमें क्या क्या कमियां हैं, क्या क्या खामियां हैं जो हमें जाननी है। तो पहली खामी यानी कमी की बात करूं आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क की, तो हमें ट्रेनिंग डेटा की क्वालिटी इंश्योर करनी पड़ेगी, क्योंकि जैसे ट्रेनिंग डेटा की क्वालिटी होगी, इस बैक प्रोपोगेशन मॉडल की परफॉर्मेंस उसी से इफेक्टेड होगी, उसी से उस ट्रेनिंग डेटा की क्वालिटी का इस चीज़ पर बहुत प्रभाव पड़ेगा। दूसरा, जो नॉइजी डेटा होता है यानी भारी डेटा, वो भी बैक प्रोपोगेशन को इफेक्ट कर सकता है, पोटेंशियली इसके रिजल्ट्स को टेंट कर सकता है। तीसरा, हमें कुछ समय लग सकता है बैक प्रोपोगेशन को ट्रेन करने में ताकि वो तेज़ हो जाए, लेकिन एक बार वो समय कंप्लीट हो जाए उसको ट्रेनिंग करने का, बहुत फास्ट हो जाते हैं बैक प्रोपोगेशन के मॉडल्स। जैसे आप सभी को पता है क्लासिफिकेशन हमारा जन्म जन्म तक साथ नहीं छोड़ने वाली, वो हमारे साथ 7 वचन निभा के आई है और 7 जन्मों तक रहेगी। वैसे ही आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स के क्लासिफिकेशन बहुत सारे हैं, जिनमें से हम सिर्फ 3 मेजर क्लासिफिकेशन कवर करेंगे, बिकॉज ये 3 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी 2 मेरे को इतने इंपॉर्टेंट लगे नहीं। पहला फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क, दूसरा कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क जिसकी प्रोनाउंसिएशन करने में मुझे 1.5 घंटा लग गया, तीसरा मॉड्यूलर न्यूरल नेटवर्क। हम पहले को बोलेंगे FNN, दूसरे को CNN और तीसरे को MNN, क्योंकि बार बार बोलने में मेरे बस की बात नहीं है। FNN की बात करें तो ये एक सबसे बेसिक न्यूरल नेटवर्क होता है, सबसे आसान। जब मान लो एक किंडरगार्टन का बच्चा, जिसमें डेटा जो होता है या इनपुट जो होता है ये एक सिंगल डायरेक्शन के अंदर ट्रैवल करता है, ये ANN के अंदर एंटर करता है इनपुट लेयर से और बाहर निकल जाता है आउटपुट लेयर से, जहाँ पर हिडन लेयर का होना या ना होना ज़रूरी नहीं होता। तो FNN में एक फ्रंट प्रोपोगेटेड वेव ही होती है, यानी कोई बैक प्रोपोगेशन इस केस के अंदर नहीं होता। दूसरे टाइप की बात करें तो वो होता है कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क, जो कि कुछ सिमिलैरिटीज रखता है FNN से, परंतु ये नहीं है कि पूरा सिमिलर है। CNN के अंदर भी कनेक्शंस जो होते हैं यूनिट्स के बीच में, उनमें वेट्स होता है जो डिटरमाइन करते हैं कि एक लेयर का दूसरी लेयर पर क्या प्रभाव पड़ेगा। लेकिन CNN में एक या एक से ज़्यादा कॉन्वोल्यूशनल लेयर होती है, जहाँ पे कॉन्वोल्यूशन ऑपरेशन एक इनपुट पर अप्लाई होता है और वो जो इनपुट से रिजल्ट आया है उसे आउटपुट के फॉर्म में अगली लेयर में भेज दिया जाता है। CNN की एप्लीकेशंस मेन है जो हमें जाननी चाहिए, वो स्पीच और इमेज प्रोसेसिंग जो एप्स होती हैं उनमें ज़्यादा काम आता है, जो कि कंप्यूटर विजन के अंडर आता है। फिर से बता रहा हूँ, कंप्यूटर विजन, NLP और एक और डोमेन होता है डेटा साइंस। ये तीनों डोमेन्स एक पर्टिकुलर वीडियो मांगते हैं जो हम रखेंगे अपने अगले से अगले एपिसोड में या आगे आने वाले एपिसोड्स में, क्योंकि इन दोनों के बिना एक जो प्रोजेक्ट साइकिल है और डेटा और ये डोमेन्स है AI के, इनके बिना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को समझना नामुमकिन है। बैकबोन को आप अगर हटा दोगे तो आपका शरीर पीछे से स्टेबल नहीं हो पाएगा ना, जो आप सीधे खड़े हो पाते वो नहीं पाओगे। ऐसे ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का अगर आपको पिलर सीधा करना है ना, तो उसकी बैकबोन है डेटा डोमेन्स ऑफ AI और प्रोजेक्ट साइकिल, उसके बिना ये पिलर टूट जाएगा। तीसरा न्यूरल नेटवर्क की बात करें, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क की बात करें तो वो होता है मॉड्यूलर न्यूरल नेटवर्क। MNN के अंदर अलग अलग न्यूरल नेटवर्क्स की कलेक्शन होती है जो इंडिपेंडेंटली यानी स्वतंत्र होकर काम करते हैं एक आउटपुट ऑब्टेन करने के लिए, जिनमें इनके बीच में कोई इंटरेक्शन नहीं होती है। हर अलग अलग न्यूरल नेटवर्क एक अलग अलग सब टास्क परफॉर्म करता है, अलग अलग इनपुट्स निकालता है दूसरे नेटवर्क्स से कंपेयर करें तो। इसका एडवांटेज ये है MNN का कि लार्ज और कॉम्प्लेक्स कंप्यूटेशनल प्रोसेस को स्मॉलर कंपोनेंट्स में लाके तोड़ देता है, जिससे इस मॉडल की कॉम्प्लेक्सिटी डिक्रीज हो जाती है और एक रिक्वायर्ड आउटपुट आता है, यानी जो न्यूरल नेटवर्क है उसकी कॉम्प्लेक्सिटी कम हो गई। अगर इससे एक बहुत अच्छा मैसेज भी मिलता है, जितने ज़्यादा हम
कनेक्टेड होंगे, जितने ज़्यादा हम यूनाइटेड होंगे, उतना ज़्यादा हमें तोड़ पाना मुश्किल हो जाएगा। हमारे को तोड़ना उतना ज़्यादा, टुकड़ों में तोड़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अभी भारत यूनाइटेड है तो भारत को कोई तोड़ नहीं सकता, क्योंकि भारत एक है अभी। लेकिन अगर कभी भारत में कोई झगड़ा हो जाता है तो दूसरे देश का हमारे झगड़े का फायदा उठा के हमें तोड़ना बहुत आसान हो जाएगा। इससे ये मैसेज मिलता है। लेकिन यहाँ पे इसका क्या एप्लीकेशन है कि सारे लोगों को अलग अलग टास्क असाइन कर रखा है। मानो एक फैक्ट्री है जिसमें एक, जैसे हम ऐसे ना सेल को समझाते थे, हमें बायोलॉजी में सेल ऐसे ही समझाया जाता था, माइटोकॉन्ड्रिया एज अ पावर हाउस ऑफ द सेल, जिसका काम है पावर हाउस का काम देखना। वैसे यहाँ पर न्यूरल नेटवर्क के अंदर, मॉड्यूलर न्यूरल नेटवर्क के अंदर अलग अलग न्यूरॉन्स को अलग अलग काम असाइन कर रखा है। तू झाड़ू पोछा मारी हो, तू बर्तन धोई हो, ऐसे ऐसे काम असाइन कर रखे हैं। और इससे क्या होगा, घर के काम अगर बट जाए, मानो न्यूरल नेटवर्क एक घर है, इसके काम अगर बढ़ जाए तो एट लास्ट काम जल्दी होगा और मन लगा के सब अपना काम पूरा करेंगे। वैसे मुझे पता है ये लिविंग नहीं होता, लेकिन समझाने के लिए मैंने ये एग्जांपल इस्तेमाल करा है। अब सबसे मेरी फेवरेट चीज़, मैं आप कह रहे होगे सब चीज़ फेवरेट है, लेकिन ये फेवरेट है क्योंकि हमने प्रॉमिस करा है हम हर सीरीज में एप्लीकेशन और सिमुलेशन लाएंगे। इस चीज़ में सिमुलेशन पॉसिबल नहीं है बिकॉज वो बहुत डीप है, बहुत ज़्यादा उसकी पढ़ाई है सिमुलेशन, अगर हमें भी सीख के अगर इधर अप्लाई करनी है तो, इसलिए इधर एप्लीकेशन की बात करेंगे। अगले एपिसोड में सिमुलेशन की ज़रूर बात करेंगे। देखो, हर चीज़ अगर काम में है तभी उस चीज़ के बारे में पढ़ाया जाता है। तो आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स की असली ज़िंदगी में क्या एप्लीकेशन है, यानी इसका असली ज़िंदगी में क्या इस्तेमाल है। सोशल मीडिया, जिस पे आजकल सभी रहते हैं, हम भी इनफैक्ट सभी हैं ना, सोशल मीडिया पर आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क जो होता है उसको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करा जाता है। आप फेसबुक पे होंगे बहुत सारे लोग, उस पर एक ऑप्शन होता है पीपल यू मे नो वाला फीचर। ये फीचर काम कैसे करता है, बेसिकली ये ANN पर ही काम करता है, ANN ही इसको काम कराने में मदद करता है। फेसबुक हमें सजेस्ट करता है, जिन लोगों को हम रियल जिंदगी भी जानते होंगे उन्हें फ्रेंड रिक्वेस्ट फेसबुक पर भी भेज दो। पर ये करता कैसे, वो हमारी जिंदगी में थोड़ी ना वो कुछ कैमरे लगा के देख रहा है हमें। ये मैजिकल इफेक्ट उसने अचीव करा ANN की मदद से। ये हमारी प्रोफाइल एनालाइज करता है फेसबुक, हमारे इंटरेस्ट एनालाइज करता है, हमारे करंट फ्रेंड्स एनालाइज करता है, और वो भी फ्रेंड्स और उनके भी फ्रेंड्स को एनालाइज करके और बहुत सारे पैरामीटर्स को एनालाइज करके ये कैलकुलेट करता है उन लोगों को जिनको हम पोटेंशियली जानते हैं। एक और कॉमन एप्लीकेशन है मशीन लर्निंग के अंदर, फेशियल रिकॉग्निशन। मशीन लर्निंग की बात हमने पिछली वीडियो में करी थी, जरूर जाके देखना। फेशियल रिकॉग्निशन ये कैसे करा जाता है, ये क्या करता है ANN इसके अंदर, ये 100 रेफरेंस पॉइंट्स लेता है आपके चेहरे पर। आपको पता नहीं है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपके चेहरे पर बहुत सारे रेफरेंस पॉइंट्स ले सकता है। तो 100 रेफरेंस पॉइंट्स हमारे चेहरे पर मैच करता है, हमारे चेहरे पर देखता है, और उनको ऑलरेडी अवेलेबल डेटाबेस के अंदर जो है उनसे मैच करके फेशियल रिकॉग्निशन वो करवा देता है। आपका चेहरा, इसका एग्जाम्पल आपके फ़ोन में आप वो डाल दो, बहुत घटिया एग्जाम्पल है लेकिन समझ आ जाएगा, वैसा एग्जाम्पल है। आप समझो आपका फोन फेस लॉक वाला, फेशियल आपका कैसे पहचान लेता है वो चेहरा, उसके डेटा सेट में आपके फेस के 100 रिकॉग्निशन पॉइंट्स ऑलरेडी सेट थे, और वो उन सबको मैच कर करके फेस आपका अनलॉक कर देगा, आपका फोन अनलॉक कर देगा। दूसरा, मार्केटिंग और सेल्स। जब भी हम किसी ई कॉमर्स की साइट जैसे Amazon, फ्लिपकार्ट, जोमैटो, स्विगी एक्सेट्रा, इन सब पे जाते हैं तो ये हमारे प्रोडक्ट्स, हमें नए प्रोडक्ट्स रिकमेंड करता है हमारी हिस्ट्री पर बेसिस पे। जैसे मैंने सर्च करा कि मुझे ना बुक्स चाहिए 10th क्लास की NCERT की, तो ये मुझे सस्ती बुक्स दिखाने लग जाएगा, मेरी रिकमेंडेशन में ना अपने आप आने लग जाएगा। ये कैसे हुआ जादू? क्या मेरे लैपटॉप में कैमरा लगा रखा है किसी ने देखने के लिए? फिर से इसका जवाब है नहीं। ANN की मदद से इस चीज़ को करा जाता है, और आजकल सारी वेबसाइट्स पर होता है। फॉर एग्जाम्पल जोमैटो और स्विगी पे क्या होता है, अगर मुझे पास्ता पसंद है, बाय चांस इसे हाइपो केस ले रहे हैं हम, तो जोमैटो क्या करेगा, मुझे पास्ता दिखाने लग जाएगा बार बार मेरी हिस्ट्री के बेसिस पे जो मैंने सर्च करा है उस पर। ये ज़्यादातर सारी जो नई नई वेबसाइट्स आ जा रही हैं, जैसे बुक साइट, मूवी सर्विस, हॉस्पिटैलिटी साइट्स, वहाँ पे करा जाता है पर्सनलाइज मार्केटिंग को इंप्लीमेंट करके, जो फिर से इसी चीज़ का आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क का इस्तेमाल करता है। आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क का इस्तेमाल करके कस्टमर की पसंद, कस्टमर की नापसंद, पिछली शॉपिंग हिस्ट्री, बाकी सारे पैरामीटर्स पर काम करके उनको आगे की चीज़ प्रोवाइड कर देता है। तीसरा, हेल्थ केयर। ये अगर पॉइंट AI को हेल्थ केयर में अगर और इंटीग्रेट कर दिया गया, जोड़ दिया गया, घुसा दिया गया, तो आगे चलकर हेल्थ केयर बहुत इंप्रूव हो सकता है, क्योंकि जो चीज़ AI कर सकता है ना, वो शायद कोई नहीं कर सकता। हेल्थ केयर क्या होता है, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क को इस्तेमाल करा जाता है ऑन्कोलॉजी में, ताकि वो एल्गोरिथम्स को ट्रेन कर सके कैंसर के टिश्यूज को आइडेंटिफाई करने में माइक्रोस्कोपिक लेवल्स पर, और वो उतनी एक्यूरेसी के साथ ही कर पाता है ये काम जितना ट्रेंड फिजिशियंस करते हैं। वेरियस रेयर डिजीजेस आगे चलकर इसी चीज़ से इस्तेमाल करी जा सकती हैं। फेशियल एनालिसिस करा जा सकता है, वायरसेस का डेटा डाला जा सकता है, उनके स्ट्रक्चर की मदद से AI रिकॉग्नाइज कर सकता है। मतलब फ्यूचर AI का ही है, ये बात आपको समझ आ जानी चाहिए अभी तक। जो फुल स्केल इंप्लीमेंटेशन है ANN का हेल्थ केयर में, वो डायग्नोस्टिक एबिलिटीज बढ़ा देगा मेडिकल एक्सपर्ट्स की, और आखिरकार मेडिकल केयर की पूरी दुनिया में इंप्रूवमेंट देखा जाएगा। क्योंकि कोविड के दौरान सारी कंट्रीज का हेल्थ केयर चरमरा गया था, एकदम से ऐसा वो भूचाल आ गया था वहाँ पर।
वहाँ पे कितनी इंप्रूवमेंट आ सकती है हेल्थ केयर सेक्टर में, और वो एआई ला सकता है। एआई वो काम कर सकता है जो हम नहीं कर सकते। आगे हम सोचते हैं ना क्या क्या होगा, एक उसका एग्जांपल एआई है। और जितना दूर का हम सोच रहे हैं ये काम उतना पास होते हुए ही दिख रहा है। कभी सोचा था चैट जीपीटी जैसी चीज़ आएगी, कभी सोचा था कि आप टेक्स्ट डालोगे इमेज वीडियो बन जाएगी, नहीं ना, क्योंकि आगे फ्यूचर एआई का ही है। मैं बार बार यही बात बोल रहा हूँ, ऐसे पूरी सीरीज देखना है आखिर। चौथी बात करूँ तो पर्सनल असिस्टेंट्स, इसकी तो क्या ही बात करनी। सिरी, अलेक्सा, कोटाना, ये कोटाना, मेरी प्रोनाउंसिएशन में मत जाना, थोड़ी गड़बड़ है। तो सिरी, अलेक्सा, एक्सेट्रा, ये सारे जो हैं हमने इन्हें फ़ोन्स में सुना होगा, ये हमसे बातें करते हैं, हमारे पर्सनल असिस्टेंट्स है। ये एक स्पीच रिकॉग्निशन का एग्जांपल है जो फिर से एआई का डोमेन इस्तेमाल करते हैं, एनएलपी, ताकि हमारे साथ इंटरेक्ट कर सके और एक रिस्पॉन्स फॉर्मुलेट कर सके। जिनको नहीं पता एनएलपी बता देता हूँ क्या होता है। एक डोमेन होता है एआई का जिसके अंदर स्पीच और जो इंसानी भाषा है एआई वो समझता है। सिरी, अलेक्सा हमारी भाषा समझ सकते हैं। मैं इंग्लिश में बात करूँ, हिंदी में बात करूँ, गूगल, मैंने गूगल ज़्यादा इस्तेमाल करा है असिस्टेंट, तो वो हमारी भाषा आराम से समझ सकते हैं। ये एनएलपी की मदद से किया जाता है। एनएलपी एएनएन का इस्तेमाल करता है और बहुत सारे टास्क हैंडल करता है, जैसे पर्सनल असिस्टेंट, जैसे वो लैंग्वेज का सिंटेक्स होता है ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर किसी भी भाषा का, सेमांटिक्स होता है किसी भी भाषा का मतलब, करेक्ट स्पीच कि हमने करेक्ट स्पीच में बोला या नहीं, और कन्वर्सेशन चल रही है या नहीं, क्योंकि अगर नहीं चल रही होती वो स्टॉप हो जाता है, अपना बोलता नहीं, हेलो कैसे हो, जवाब नहीं देते, बताओ ना कैसे हो, ऐसे नहीं होता ना। जैसे ही मैं बोलना बंद करूंगा वो भी चुप, उसने समझ लिया, हमने उसे इग्नोर मार दिया। तो आपने इस पूरी वीडियो से आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क की दुनिया देखी, मेरा पर्सनल फेवरेट पार्ट एप्लीकेशन जानी, और आपको समझ आ गया होगा कि इसको समझना कितना इंपॉर्टेंट था। एक वाई ना हमें हमेशा हमारे सामने लाना चाहिए, जैसे ये चीज़ क्यों हो रही है, यहाँ पे ये क्यों हो रहा है, एलईडी कैसे जलती है, ये कैमरा कैसे काम करता है, हर चीज़ का जवाब नहीं मिलेगा, लेकिन वाई डालने की आदत हमें लानी चाहिए, क्योंकि इस वाई का जवाब से क्या होता है, हमें क्यूरियोसिटी बढ़ती है, हर चीज़ को जानने की जिज्ञासा बढ़ती है। और बस फिर आज की वीडियो के लिए इतना ही। पसंद आई हो, और इससे पहले आप एपिसोड 1 देख लेना अगर नहीं देखा, और अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो जरूर आपको एपिसोड 3 भी पसंद आएगा, जो बहुत जल्द आने वाला है। मुझे ये नहीं पता है वीडियो कब तक आएगी, लेकिन आप देख रहे हो तो देख चुके होंगे। लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, ताकि आपके दोस्त भी आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क की दुनिया और इससे परिचित हो सके। और बस फिर आज के लिए इतना ही, मिलता है आप सबसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए घर पे मत रहो, बाहर निकलो। धन्यवाद।